आपका आकांक्षा क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग जो है तो बिलियन चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। और इसी ऑब्जेक्टिव का अपना लोग सॉल्यूशन करेंगे आज। तो चलिए अपना लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। ये दो बार पूछे गए क्वेश्चन है, एक तो 2011 में और फिर 2021, दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस पे तो 234 ग्राम चीनी का घोल है, यानी कि अगर आप देखिए तो बिलियन का द्रव्यमान जो है, बिलियन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 234.2 ग्राम। ये दिया हुआ है, बिलियन का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। और इसमें विलेय का भी द्रव्यमान आपको दिया हुआ है कि चीनी का द्रव्यमान कितना है, तो विलेय का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 34.2 ग्राम। और बोल रहा है सवाल कि आपको इसका मोलर सांद्रण निकालना है। तो यहाँ पर मोलर सांद्रण से क्या मतलब बनता है, तो यहाँ पर मोलर सांद्रण के रूप में तो अधिकांश जगह पर मोलरता शब्द का उपयोग होता है, लेकिन जैसा कि आपके सवाल में दिया गया डाटा है, इस आधार पर आप मोलरता को ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर जो है मोललता को ज्ञात कर लेते हैं। तो मोललता को जब आप ज्ञात करेंगे तो अपना लोग पढ़े हैं कि मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान गुना 1000 बट्टा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुना विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। यही फॉर्मूला है मोललता का। तो अगर यहाँ से चले तो एक तो आपको आणविक द्रव्यमान यहाँ पर चाहिए होगा। तो आणविक द्रव्यमान जो है सो यहाँ पर चीनी का आप निकाल सकते हैं उनके सूत्र से। तो आणविक द्रव्यमान चीनी का क्या होता है, C12H22O11, ये इसका अनुसूत्र होता है। तो जब ये अनुसूत्र C12H22 और O11 है, तो यहाँ पर जो है सो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, अणु में जो भी परमाणु आपको दिए हुए हैं इन परमाणुओं को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ दीजिए परमाणु के द्रव्यमान को। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो 1 का 12 होता है, तो 12 ठो है, तो 12 गुना 12। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 1 गुना 22। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुना 11। तो ये टोटल आणविक द्रव्यमान को सम करना पड़ेगा। तो 12 गुना 12 144, प्लस 1 गुना 22 22, प्लस 16 गुना 11 होता है 176। और टोटल को सम करेंगे तो ये आपको आएगा 342 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान आपने ज्ञात कर लिया, तो आणविक द्रव्यमान निकल गया। तो यहाँ पर आपको एक और चीज ज्ञात करना पड़ेगा, वो है विलायक का द्रव्यमान। क्योंकि यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो विलायक का द्रव्यमान तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए तो विलायक का जो द्रव्यमान होगा, तो विलायक का द्रव्यमान बराबर आप विलयन के द्रव्यमान में से विलेय के द्रव्यमान को घटा दीजिए, क्योंकि विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है, यानी कि एक विलयन के अंदर विलेय रहते हैं और विलायक रहते हैं। तो अगर आपको विलायक का द्रव्यमान चाहिए तो विलयन के द्रव्यमान में से विलेय को घटाना पड़ेगा। तो विलयन का द्रव्यमान है आपका 234.2 माइनस विलेय का द्रव्यमान है आपका 34.2, और ये किस में है, तो ग्राम में है। तो यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना ग्राम, 200 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान आपको 200 ग्राम आ गया। तो आप फार्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो फार्मूला में मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान 34.2 ग्राम गुना 1000 बट्टा आणविक द्रव्यमान 342 गुना विलायक का द्रव्यमान है आपका 200 ग्राम। तो यहाँ से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका आएगा 10, और यहाँ से 2 एक 200, 5 1000 और 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ये आपका आंसर आएगा 0.5 m, 0.5 m, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसीलिए जो है सो आप इसका आंसर लिखेंगे 0.5 m, 0.5 m। इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 0.5 m, यानी कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोललता जो होगा वो 0.5 मोलर होगा। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा थियोरेटिकल सवाल है, ये कहता है किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है मोललता,
कौन नहीं करता है? मोलरता। अब यहाँ पर सांद्रता के 3 पद दिए हुए हैं, नॉर्मलता भी सांद्रण का पद है, मोलरता भी है और मोलरता भी है। तो ये तीनों पद सांद्रण के हैं, लेकिन नॉर्मलता और मोलरता जो है विलयन पर निर्भर करता है, विलयन पर निर्भर करता है, जबकि मोलरता जो है वो विलायक पर निर्भर करता है। तो शुद्ध विलायक में विलेय आप कहते हैं मोलरता का परिभाषा की प्रत्येक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर मोलरता जो है विलायक में उपस्थित रहता है, तब उसका मोलर सांद्रण मोलरता कहलाता है, जबकि नॉर्मलता और मोलरता विलयन में ज्ञात किया जाता है। इसीलिए मोलरता जो होता है ये जो है सो तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल पे आते हैं। तो ये तीसरा सवाल कहता है कि केन शुगर के 5%, केन शुगर यानी कि चीनी ही होता है, केन शुगर उसी को सुक्रोज को कहते हैं, जिसका अनुभार दिया हुआ है 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के साथ 1% घोल आइसोटोनिक है। क्या है? आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है समपरासरी, यानी कि जिसमें सांद्रता क्या रहे, दोनों विलयनों का बराबर है। तो आप डायरेक्ट अगर इस सवाल को बनाना चाहते हैं तो आइसोटोनिक विलयन है तो आप डायरेक्ट लीजिए कि दोनों विलयन यानी कि C1 पहला विलयन का सांद्रता बराबर होगा C2 यानी कि दूसरे विलयन का सांद्रता। अगर आपको फॉर्मूला के थ्रू बनाना है तो समपरासरी विलयन जो होते हैं, तो समपरासरी विलयन में अपना लोग पढ़े हैं, जब दो विलयनों की सांद्रता बराबर रहती है तो उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। और समपरासरी विलयन के लिए अपना लोग फार्मूला पढ़ते हैं P बराबर CRT। तो वहीं से R और T तो दोनों विलयन के लिए कॉमन ही न लिया जाएगा, इसीलिए उसको हटा दिया गया है। जैसे अगर आप लिखना चाहे तो आप समपरासरी है तो आप लिख सकते हैं P1 बराबर P2। अब P1 का वैल्यू लिखना है तो C1 इंटू RT इक्वल टू C2 इंटू RT। और RT चूंकि दोनों में कॉमन ही रहेगा, ये कांस्टेंट पद है, तो इसीलिए ये दोनों कैंसिल होगा, तो आएगा C1 बराबर C2। और चूंकि C सांद्रता C बराबर होता है N/V, तो यहां से अगर वैल्यू को पुट करें तो N1 बट्टा V1 बराबर N2 बट्टा V2, ये वैल्यू लिए जाएंगे। तो यहाँ पर N1 और V1 का मान, तो N तो मोल संख्या है, तो यहाँ पर देखिए 5% है, यानी कि 100 में 5 ग्राम कितना है? विलेय है, तब न इसका 5% हुआ। 5% परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना, परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। तो जब कोई चीज 5% है तो इसका मतलब हुआ कि 100 ml आपका विलयन है जिसमें 5 ग्राम विलेय को घुलाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो N1 ये मोल है, तो मोल के जगह पर अपना लोग लिख सकते हैं मोल बराबर द्रव्यमान बटा उसका आणविक द्रव्यमान। तो पहले इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सोल्व करके बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सो मोल का, तो यहाँ पर हो जाएगा W1 बटा MW1 गुना V1 बराबर W2 बटा MW2 इंटू V2। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला में वैल्यू रखिए, तो पहला विलयन 5% है यानी कि 5 ग्राम, तो 5 बटा उसका आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है 342 गुना V1 100 ml विलयन है इक्वल टू W2 का मान आपको ज्ञात करना है। इस सवाल में W2 नहीं, W2 का मान दिया हुआ है, W2 1% है ना, तो 1% है यानी कि 1 ग्राम, तो 1 अपॉन MW2 का मान तो आपको ज्ञात ही करना है, तो MW2 इंटू V2 का मान फिर यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ये 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। अब MW2 का मान निकालना है तो इसको क्रॉस गुना करके ऊपर ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो MW2 बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 342 अपॉन 5, और इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो 5 6 30, 4 5 8 40, 2 5 चौका 20, यानी कि 68.4 आएगा। देखिए 68.4 किसी ऑप्शन में है? हाँ, पहला ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68.4। कितना हो जाएगा आंसर? 68.4। तो आप लोग चाहे तो इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन को लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो अपना लोग क्या करते हैं, अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल में है कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, तो विलयन का मोलरता क्या होगा? मोलरता यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो पेन थोड़ा सा ये कर लेते हैं।
बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन आपको दिया हुआ है 200 ml। बिलियन का आयतन आपको दिया हुआ है कितना, 200 ml। और विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है हमें 2 ग्राम। और मोलरता को ज्ञात करने के लिए आणविक द्रव्यमान चाहिए, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान भी निकाल लेंगे हम लोग। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो विलेय का सूत्र क्या है, NaOH, NaOH। और आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको बताए थे कि आणविक द्रव्यमान यदि आपको निकालना है तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ लेना है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का 1, यानी कि टोटल जोड़िएगा तो आएगा 40। अब आपको मोलरता ज्ञात करना है तो मोलरता का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुने 1000 बट्टे आणविक द्रव्यमान गुने बिलियन का आयतन, किस में, तो ml में। तो विलेय का द्रव्यमान है 2 गुना 1000 बट्टा आणविक द्रव्यमान 40 गुना बिलियन का आयतन आपको कितना दिया है, तो 200 ml दिया है। तो 200, तो 200 पंचे 1000 5 हो गए, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये आपका 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि आया 1/4। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो आएगा 0.25 m। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर सही है, 0.25 m। अब अपना लोग अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज के क्वेश्चन को देख के सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, घोलक के 1 किलोग्राम, यानी कि विलायक, घोलक मतलब विलायक होता है, घोलक का अर्थ क्या होता है, विलायक, घोलक का अर्थ होता है विलायक, यानी कि विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुल्य, घुल्य को हम लोग विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो प्रत्येक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, जो कि मोललता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर में कि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया गया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। और ये 2023 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब 2023 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से बनाना चाहिए। तो 18 ग्राम ग्लूकोज है, यानी कि आप अगर देखें यहाँ पर तो विलेय का द्रव्यमान आपको क्या दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है सवाल में 18 ग्राम। और फिर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो विलायक का द्रव्यमान आपको दिया है 1000 ग्राम। क्या दिया हुआ है, 1000 ग्राम। तो विलेय का अपना लोग आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो विलेय का सूत्र क्या है, तो विलेय के रूप में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ पर अपना लोग आणविक द्रव्यमान को निकालने के लिए सभी परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ देंगे। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 गुना 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुना 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुना 6, तो 12 छके 72 प्लस 12 प्लस 96, तो टोटल को जोड़ेंगे तो आएगा 180। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दिया है, तो आप मोलरता ज्ञात कर सकते हैं कि मोललता ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर होगा कि हम लोग मोललता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ रहता है तो प्रत्येक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को मोललता कहते हैं। और अगर आपको मोलरता ज्ञात करना रहता है तो उसके लिए आपको विलियन का आयतन देना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर चूंकि विलायक का द्रव्यमान दिया है तो अपना लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, मोललता। तो मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुना 1000 बट्टा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुने विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर सवाल में दिया है 18 गुना
1000 बट्टा आणविक द्रव्यमान 180 गुना विलायक का द्रव्यमान आपका हो गया 1000 ग्राम है। तो ग्राम 1000 से 1000 कैंसिल, 1200 काटेंगे 10 आएगा, यानी कि 1/10 और 1/10 0.1 m, यानी कि 0.1 मोलल होगा। 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 0.1 मोल होगा। चल, इसको आप नोट्स कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, नोट करना है तो ठीक है। अपना लोग अगले पेज पे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में है, ये आपका अगला क्वेश्चन आया। अब अगला क्वेश्चन ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। तो आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि HCl और H2O के स्थिर क्वाथी यानी कि एजियोट्रोपिक मिश्रण में क्या होगा। तो परसेंटेज HCl का होता है 20.2%। क्या होता है, 20.2%। फिर तीसरा क्वेश्चन है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। क्या कहते हैं उसको, एजियोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं। फिर आदर्श घोल नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, आदर्श घोल नहीं है। तो नहीं है तो कौन नहीं है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये आदर्श घोल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। तो धनात्मक विचलन को क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल मिलकर के प्रदर्शित करता है, यानी कि जब क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल का विलयन होता है तो वो अनादर्श विलयन होता है और धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वह विलयन जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं अनादर्श विलयन, क्योंकि रॉल्ट के नियम से जो पालन जो नहीं करता है उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन ही दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। तो यहाँ पर जो है अनादर्श विलयन इसका आंसर होगा। चलिए अब अपना लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं और उसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 0.01 m ग्लूकोज के विलयन के तुलना में 0.0 m MgCl2 के विलयन में हिमांक अवनमन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब आपको तुलना में कोई भी प्रकार के अनुसंग गुणधर्म को पूछे जाते हैं तो इसके लिए अपना लोग एक शॉर्ट टर्म यूज किए थे। सबसे पहला चीज तो आपको देखना है क्या इनकी सांद्रता समान है। तो दोनों की मोलरता 0.1 0.01 0.01 दिया हुआ है। तो ये जब समान है तो ऐसे में आप जो है वैल्यू निकाल लीजिए। तो ग्लूकोज एक वैद्युत अनवघट पदार्थ है। ग्लूकोज कैसा पदार्थ है, वैद्युत अनवघट पदार्थ जो अपने आयनों में विभक्त नहीं होता है। और वैद्युत अनवघट पदार्थ के लिए n का वैल्यू अपना लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड एक वैद्युत अपघट पदार्थ है जो विलयन में जाकर के मैग्नीशियम +2 Cl- में बदलता है, यानी कि 3 आयनों में बदलता है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। और अगर सांद्रता आपका समान रहता है तो जितना गुना आपका n रहता है वही आपके जो है अनुसंग गुणधर्म का मान आता है। तो विलयन के हिमांक का अवनमन एक प्रकार का अनुसंग गुणधर्म है। तो n का वैल्यू जो है 3 गुना है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, लगभग तिगुना। क्या होगा, लगभग तिगुना। चलिए अगला क्वेश्चन पे अपना लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुणधर्म है। तो अनुसंग गुणधर्म 4 होता है। अपना लोग पढ़े अनुसंग गुणधर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला अपना लोग पढ़े थे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण तथा प्रासरणी दाब। तो इनमें से आप देख लीजिए कि कौन है। तो एक ही ऑप्शन है जो प्रासरण दाब है। संयंता, पृष्ठतनाव और अपवर्तनांक ये अनुसंग गुणधर्म नहीं है, प्रासरण दाब है। तो यही सवाल आपका पूछ रहा था। फिर अगला पूछ रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 में वांट ऑफ गुणांक होता है। तो वांट ऑफ गुणांक तो इसका देख लीजिए कैल्शियम CaNO3
होल ट्वाइस है। तो ये ब्रेक कैसे करेगा, तो ये ब्रेक करेगा तो Ca+2 बनाएगा, प्लस 2 गो NO3 है तो 2NO3 माइनस में टूटेगा, तो n का वैल्यू कितना होगा 3। तो इसके लिए जो है वांट ऑफ गुणांक का मान कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि C हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। जब जैसे जैसे हम समतली भाग से किसी ऊंचे स्थान की ओर जाते जाते हैं तो ऊपर वातावरण की मोटाई पतली होती जाती है और धीरे धीरे वातावरण का दाब भी क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो इसी कारण से वहां पर वायुमंडल का दाब कम है, जिसके कारण जो है वहां पहाड़ों पर जो है क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंग गुणधर्म है। फिर अनुसंग गुणधर्म का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रासरण, पृष्ठ तनाव, चालकता और अर्धवायु अनुसंग गुणधर्म नहीं है, सिर्फ प्रासरण अनुसंग गुणधर्म के कैटेगरी में आएगा। और प्रासरण दाब का समीकरण क्या होता है, तो प्रासरण दाब का समीकरण P बराबर CRT, या कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है पाई बराबर CRT भी लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर P बराबर CRT दिया हुआ है, तो पहला ये ऑप्शन आपका सही होगा, P बराबर CRT। अगला क्वेश्चन है कि अर्धपरागम झिल्ली में से प्रासरण क्रिया में कौन निकलता है। तो अर्धपरागम झिल्ली वैसी झिल्ली को कहते हैं जिससे विलायक के अणु तो बाहर निकलते हैं किंतु विलेय के अणु बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा कि अर्धपरागम झिल्ली के प्रासरण क्रिया में कौन निकल पाते हैं, विलायक के अणु निकल पाते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है कि 0.1 MbA NO2 होल ट्वाइस गोल का वांट ऑफ गुणांक 274.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा। तो इसके लिए अपना लोग एक फार्मूला का उपयोग करेंगे और फार्मूला से बनाएंगे। विघटन स्तर को अपना लोग कहते हैं अल्फा, और यहाँ पर आपको जो है परसेंटेज में ऑप्शन दिया है तो आपको परसेंटेज में ज्ञात करना पड़ेगा। तो अल्फा बराबर होता है I-1/n-1 और गुना में, चूंकि परसेंटेज लगा है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। आई यहाँ पर वांट ऑफ गुणांक है जिसका मान सवाल में आपको दिया हुआ है। सवाल में कितना दिया है 2.74 माइनस 1/n का वैल्यू। n का वैल्यू आपको ये बताएगा कि विलयन में जाने के बाद जो है ये अणु कैसे टूटेंगे, कितने आयनों में टूटेंगे। तो देख लीजिए BaNO2 का होल ट्वाइस है, तो ये जब ब्रेक करेगा तो Ba+2 + 2NO2 माइनस, इसी में ब्रेक करेगा तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू 2 आयन यहाँ है, एक आयन यहाँ है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। तो n के जगह पे वैल्यू रख देंगे 3, तो 3 - 1 गुना में कितने लिखेंगे 100। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 1.74 बट्टा 3 में से 1 गया तो 2 और गुना में कहते हैं 100 है। चलिए दशमलव को उड़ा लेते हैं तो नीचा में 100 लिखाएगा, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 87%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ये बी नंबर में ऑप्शन है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो ऐसे सवालों के लिए आपको बताए हैं कि अनुसंग गुणधर्म का जब भी ऐसा सवाल है जिसमें आपको कंपैरिजन यानी कि तुलना करना पड़े तो आपको कुछ नहीं निकालना है। आप सबसे पहले देख लीजिए कि इसका सांद्रता सेम है। तो पहला बात कि इसकी चारों की सांद्रता 1m 1m और 1m दिया हुआ है, तो सांद्रता सबका सेम है। तो आप सबके लिए n का वैल्यू निकालिए कि जो जब ये विलयन में मिलेगा तो ये कितने आयनों में विभक्त होगा। तो पहला नंबर है NaOH, पहला नंबर में है NaOH। अब ये NaOH ब्रेक करेगा तो बनाएगा Na प्लस OH माइनस, यानी कि n का वैल्यू कितने हो जाएगा, काय गो आयन बनाया है 2 गो आयन, तो n का वैल्यू हो जाएगा 2। दूसरा नंबर में है आपका Na2SO4। अब ये ब्रेक करेगा तो 2 गो सोडियम आयन में बदलेगा 2Na प्लस SO4 पर आएगा -2। तो यहाँ पर 2 आयन सोडियम के, 1 आयन सल्फेट के, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3। सी नंबर ऑप्शन में है NH4NO3, तो 3 नंबर ऑप्शन है NH4NO3। तो ये कैसे ब्रेक करता है, तो NH4 प्लस में प्लस NO3 माइनस में, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 1m
KNO3 दिया है पोटासियम नाइट्रेट, तो चौथा नंबर में KNO3 है। अब ये KNO3 कैसे ब्रेक करेगा, तो K प्लस प्लस NO3 माइनस में ब्रेक करेगा। तो N का वैल्यू यहाँ भी कितना हो जाएगा, एक आयन पोटासियम के एक आयन नाइट्रेट के, तो N का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो N का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए है, तो सोडियम सल्फेट के लिए है। तो जिसका मान N का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सांद्रता क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, जैसा कि इस सवाल में है। तो इस सवाल में सबके लिए सांद्रता बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस N का वैल्यू निकालना है। और ये N का वैल्यू वह होता है जो बिलियन में जाने के बाद अपघटित होने के बाद आयनों की संख्या होती है। तो सबसे ज़्यादा संख्या N का है Na2SO4 के लिए, तो इसका क्वथनांक उन्नयन का मान सबसे अधिक होगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 10 नंबर जो सवाल है ना, इसके चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। या तो आप क्वेश्चन में जो वायुमंडलीय दाब दिया है उसको ठीक कर लीजिए, 0.0821 है तो इसको 0.821 कर लीजिए, तब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। या नहीं तो अगर इसी पे बनाना है तो हम बता देते हैं, ध्यान देंगे। चलिए, प्रासरण दाब 300 केल्विन पर, टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 300 केल्विन, और गैस स्थिरांक का मान R का मान होता है 0.0821, 0821 गैस स्थिरांक का मान होता है ये। और वायुमंडलीय दाब आपको P का मान दिया हुआ है कितना, 0.0821 ATM दिया हुआ है आपको। तो घोल का सांद्रता यानी कि C बराबर पूछ रहा है व्हाट। तो अपना लोग जो है प्रासरणी दाब से पढ़े थे, P बराबर होता है CRT। तो C का मान निकालना है तो C बराबर हो जाएगा P बट्टा RT। अब P का मान यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है आपका, हाँ ये दिया हुआ है 0.0821 अपॉन R का वैल्यू दिया हुआ है 0.0821 और T का मान दिया हुआ है आपको 300। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/300। जब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट होने के बाद आएगा 0.0033, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर आएगा इतना M, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कोई सही, इसमें से A B C और D इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगर इसको आप अगर आप इस वैल्यू को 0.821 ले लेते हैं तो फिर ये आपका ऑप्शन सही हो जाए। या तो आप क्वेश्चन में जो है सो बदलाव कर दीजिए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, या अगर आप क्वेश्चन में बदलाव नहीं करते हैं, इसी आधार पर बनाना चाहते हैं, तब ये आपका ऑप्शन होगा 0.0033 M, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में है कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन होगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मिस किया हुआ है, अधिकतम होगा ये देना चाहिए था, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अपना लोग अधिकतम मान करके बनाते हैं। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो ग्लूकोज और यूरिया, ये दोनों जो हैं, ग्लूकोज और यूरिया वैद्युत अनवघट पदार्थ है, तो ये बिलियन में जाने के बाद अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। तो इसके लिए N का वैल्यू 1 और इसके लिए भी N का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो जब ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, यहाँ पर NaCl, ये रहा सवाल। तो NaCl जो है यहाँ पर ये ग्लूकोज और यूरिया वैद्युत अनवघट पदार्थ है, तो इन दोनों के लिए N का वैल्यू होगा 1। और NaCl जो आपका है, तो NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, तो इसके लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। और दूसरा पोटासियम सल्फेट K2SO4 दिया हुआ है, तो K2SO4 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में टूटेगा, तो यहाँ पर N का वैल्यू 2 आयन ये 1 आयन ये, तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। और जब N का वैल्यू अधिकतम जिसके लिए होता है उसी के लिए जो है चारों अनुसंग गुणधर्म के मान भी अधिकतम होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है आपका A नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपका पूछ रहा है कि बिलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। तो बिलियन के 4 अनुसंग गुणधर्म होते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रासरण तथा प्रासरणी दाब। तो इनमें से क्वथनांक उन्नयन दिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो फिर अगर आप देखें जो मात्रा दिया हुआ है वो सबका समान है, तो आपको एक ही चीज ढूंढना है कि N का वैल्यू किसके लिए ज्यादा। यहाँ पर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ग्लूकोज है, सुक्रोज है,
यूरिया है, ये सभी तो वैद्युत अनपघट पदार्थ है, तो इन सब के लिए तो n का वैल्यू हो जाएगा 1। और एक ही वैद्युत अपघट पदार्थ है NaCl, तो NaCl ब्रेक करता है Na प्लस में और Cl माइनस में, और Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा तो n का वैल्यू कितना होगा 2, और जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा उसी के लिए क्वथनांक उन्नयन का मान सबसे ज्यादा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा C नंबर। फिर अगला है कि समपराशरी विलयन के बराबर होता है, तो समपराशरी विलयन जो होते हैं उसमें सांद्रता क्या होता है, बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि मोलर सांद्रण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर अगला सवाल में सेम वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक, यहाँ पर क्वथनांक पूछ दिया कि क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा, तो फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर ग्लूकोज है वैद्युत अनपघट पदार्थ, n का वैल्यू 1, सुक्रोज है वैद्युत अनपघट पदार्थ, n का वैल्यू 1, NaCl है तो ये ब्रेक करता है Na प्लस में और Cl माइनस में, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और CaCl2 है तो ये ब्रेक करेगा Ca+2 में +2 Cl माइनस में, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है, कैल्शियम क्लोराइड के लिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर अगला सवाल 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है, कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है, तो पहला नंबर ऑप्शन आपका होगा वाष्प दाब। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंग गुणधर्म है, वाष्प दाब अनुसंग गुणधर्म नहीं है। बाकी तीनों हैं, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और प्रासरणी दाब, ये तीनों अनुसंग गुणधर्म है। अब अगला सवाल पे आते हैं, 17 नंबर सवाल पे आते हैं। तो 17 नंबर सवाल आपका आता है, 17 नंबर में सवाल है निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल का प्रासरणी दाब असामान्य होगा, तो असामान्य प्रासरणी दाब असामान्य होने का मतलब क्या हुआ, अनुसंग गुणधर्म का असामान्य होना, क्योंकि प्रासरणी दाब एक प्रकार का अनुसंग गुणधर्म है, इसीलिए प्रासरणी दाब का असामान्य होना मतलब अनुसंग गुणधर्म का असामान्य होना। और इसके लिए अपना लोग पढ़े हैं कि असमान अनुसंग गुणधर्म तब प्रदर्शित होता है जब विलयन में जाने के बाद विलेय के अणु अपने आयन में परिवर्तित होते हैं, यानी कि जब आप विलेय के रूप में वैद्युत अपघट पदार्थ को मिलाते हैं। तो इसमें से देख लीजिए, यूरिया अनपघट है, ग्लूकोज अनपघट है और सुक्रोज अनपघट पदार्थ है, ये आयन में नहीं विभक्त होंगे, अतः ये असमान अनुसंग गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करेंगे। लेकिन साधारण नमक ये NaCl होता है, और ये जो है सो विलयन में जाने के बाद Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करता है, यानी कि यह एक वैद्युत अपघट पदार्थ है, और वैद्युत अपघट पदार्थ की वजह से ही असमान अनुसंग गुणधर्म प्रदर्शित होता है। तो ये असमान प्रासरणी दाब को कौन प्रदर्शित करेगा, तो आंसर होगा उसका साधारण नमक। फिर 18 नंबर में क्वेश्चन है कि समपराशरी विलयन बराबर होता है, तो समपराशरी विलयन नाम से पता चलता है, समपराशरी यानी कि प्रासरणी दाब इसका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन आपका नहीं है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अपना लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो जब होगा तो इस चैप्टर में कुछ जो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हैं उसके अंदर जो है सब्जेक्टिव के अंदर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अपना लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जल्दी से ही आपका वीडियो जो है सो पहुंच जाए। अभी अपना लोग क्वेश्चन बैंक को चैप्टर बाय चैप्टर करते जा रहे हैं, केमिस्ट्री का, उसी प्रकार से बायोलॉजी का भी करेंगे, फिर उसके बाद क्लास में दिए गए असाइनमेंट का भी जो है सो अपना लोग सॉल्यूशन यहीं पर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।